वो दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी। आंखें रोने के बाईस सुर्ख हो गई थी। अब तो गाल और नाक भी रोने के सबब लाल हो चुके थे। बाल बिखरने के सबब कुछ लटें उसके ढीले ढाले से जूड़े से निकलकर चेहरे का तवाफ कर रही थी। सीने से मुस्तफ़ा की तस्वीर लगी हुई थी। मुस्तजाब के दिल को कुछ हुआ। वो थके थके कदमों से उसके बराबर में बैठा। वो उसकी मौजूदगी महसूस तो कर चुकी थी, लेकिन हनूज आंखें बंद किए तस्वीर वैसे ही सीने से लगाए बैठी रही। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। मुस्तजाब ने एक सर्द सांस खारिज की और नम लहजे में बोला, याद आ रहा है लाला? उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या फालतू बात कर दी मैंने भी, ये क्या भूलने वाली चीज़ है? वो बोलकर हल्का सा हंसा, मुझे भी बहुत याद आ रहे हैं। हंसते हंसते आंखें एकदम वीरान हुई, आंसू भी आंखों में जमा होने लगे। दिल चाह रहा है एक दफ़ा सीने से लग जाओ और कभी ना छोड़ूं। पता नहीं क्यों वो हमें छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या मिला उनको ये सब करके, हमें तकलीफ़ देकर। मैं माफ़ नहीं करूँगा उनको। एक आंसू टूटकर उसकी दाढ़ी में जज़्ब हुआ था। सहर ने उसके टूटे बिखरे लहजे को महसूस किया तो अपनी नमज़दा आंखों से उसकी जानिब देखा, जो चेहरा झुकाए बैठा था। एक बात पूछूं सहर? जैसे ही उसने सर उठाकर उसकी जानिब देखकर बोलना शुरू किया, दोनों की आंखें चार हुई और सहर ने निगाहें झुका ली। तुमसे तो वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे ना? लास्ट टाइम सिर्फ वो तुमसे मिलकर गए थे, तो क्यों नहीं रोका तुमने उनको? काश तुम उनको रोक लेती, जाने ना देती। शायद हमारे लाला हमारे बीच होते। उसने बोलकर चेहरा नीचे झुका लिया। सहर का बस नहीं चल रहा था। वो चीख चीख कर रोई। वो जो हम दोनों को अपना बच्चा, तुम्हें अपनी बेटी बोलते थे, आज वो हम दोनों के दरमियान ही नहीं है। वो कैसे जा सकते हैं हमें छोड़कर? वो अगर मुझे तकलीफ़ में देखते थे तो कैसे सब कुछ छोड़कर मुझे संभालते थे? और आज मैं रो रहा हूँ, तकलीफ़ में हूँ। यहाँ उसने दिल के मकाम पर हाथ रखा। यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरा दिल फट रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा। मैं उनको अपने पास बुला लूँ या फिर उनके पास चला जाऊँ? वो मुझे देख रहे हैं लेकिन मेरे पास नहीं आ रही, मुझे अपने सीने से नहीं लगा रहे। सहर, क्यों गए वो हमें छोड़कर? सर घुटनों में रखा और घुटी घुटी आवाज़ में रोने लगा था वो। सहर ने एक नज़र फिर उसको देखा और ज़ख्मी लहजे में बोली, वो झूठे भी हैं। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा मेरे पास रहेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर जा सकते हैं? वो जानते हैं सहर को तो उनके बगैर जीना भी नहीं आता है, लोगों को फेस नहीं कर पाती है वो। फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे इन सब लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया जो मुझे देखना तक गवारा नहीं करते। मुस्तजाब ने सर उठाया तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, बाल माथे पर बिखर गए थे। वो जो सोच कर आया था आज उसको समेट लेगा, लेकिन वो तो खुद बिखर गया था। वो क्या किसी को समेटता? सहर किसी गैर मर्ई नुक्ते को देख अपने दिल का हाल सुना रही थी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। आपको पता है लास्ट टाइम बोल कर गए थे कि खुद के डिफेंड में बोलना सीखो, अपने हक में बोलो, ऐसे चुप होकर मत सुना करो किसी की बात को। और मेरे माथे पर उसने बेसाख्ता अपना हाथ पेशानी पर रखा। यहाँ वो प्यार करके चले गए थे। जब वो गए थे मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का था, दिल बहुत परेशान हुआ था, लेकिन वो जा चुके थे। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो हमेशा के लिए चले गए हैं। मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी पूरी फैमिली ही तो थे वो, जो मेरे नखरे उठाते थे। जब मैं नाराज़ होती थी तो मुझे मनाते थे, रात का खाना ना खाऊं तो अपने हाथ से खिलाते थे। वो क्यों चले गए? अब कौन मेरा ख्याल रखेगा? आपको पता है उनको तो अपने तकिए के बगैर नींद नहीं आती थी, और वो कैसे अपने तकिए के बगैर इतने दिन से सो रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं है वो? क्यों चले गए आप? वो उसकी तस्वीर को देखकर शिकवा करने लगी, आप झूठे हैं, आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। लाला वापस आ जाए ना। उसने तस्वीर को सीने में भींचा। मुस्तजाब ने उसको देखा और कांपते हाथों से उसके पाँव पर अपने हाथ रखे। उसके हाथ का लम्स महसूस करके उसने रोते हुए झटके में सर उठाया। मुस्तजाब के हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी। सहर, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। लहजा कांप रहा था। लाला ने कहा था जब तक मैं तुमसे माफ़ी ना मांग लूँ वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो सहर, कसम से। जब तुम गई थी ना कमरे से, उन्होंने उसी वक्त मुझे भी वैसे ही जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। सहर, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मेरे लाला मुझसे नाराज़ इस दुनिया से चले गए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उनकी खातिर ही माफ़ कर दो। वो रोना भूलकर बेयकीनी की कैफियत में उसकी जानिब देख रही थी। लाला ने कहा था जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी
वो भी माफ़ नहीं करेंगे। खुदा के लिए माफ़ कर दो। उसने पाँव से हाथ हटाकर अपने दोनों हाथों को बाकायदा जोड़ा। सहर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ लाला के लिए माफ़ कर दो। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर तुम बोलती हो निकाह ख़त्म हो जाए तो ऐसा ही होगा, और अगर तुम चाहती हो हमारी शादी कायम रहे वैसा ही होगा। मैं तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ दूंगा, जैसा तुम चाहोगी वैसा रखूँगा। प्लीज़ सहर, मेरे उस अमल के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो एकदम हिचकियों से रोने लगी। मुस्तजाब एकदम गड़बड़ाया। वो चीख चीख कर रोने लगी, लाला प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं मर रही हूँ, देखो सब ठीक हो रहा है लाला। मुस्तजाब ने जब्त करते उसको अपने सीने में भींचा। वो दोनों बाकायदा एक दूसरे के सीने से लगे हिचकियों से रो रहे थे। कुछ देर बाद सहर रोते रोते उसकी बाहों में ही सो गई थी। मुस्तजाब ने जब महसूस किया कि वो चुप हो गई है तो उसने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और निगाहें उसके चेहरे का तवाफ करने लगी। तुम बहुत मासूम हो सहर, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो झुका और उसकी पेशानी चूमी और दूसरी नज़र डालने के बगैर ही कमरे से निकलता चला गया। पंचायत लगी हुई थी। गांव के मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग सभी उस पंचायत में शामिल थे। क्योंकि ये फैसला सरदार के घर का था तो थोड़ी रजामंदी उन लोगों की भी अहम थी। सरबराही जगह पर सरदार वजदान शाह अपनी रोबदार शख्सियत के साथ बैठे थे। चेहरा स्पार्ट था, आंखों में लाल डोरे दौड़ रहे थे। ब्लैक शलवार कमीज, सफ़ेद चादर, वो उदासी में भी कमाल दिख रहा था। उसकी बाईं साइड पर सगीर शाह और बराबर में उनके दोनों अतराफ में उनके बेटे बैठे थे। बुराक और मुस्तजाब खड़े हुए थे और ठीक उनके सामने इकबाल साहब और उनके भी दोनों अतराफ में उनके बेटे मौजूद थे और हमजा अशर खड़े थे। मुस्तजाब बुराक खूंखार निगाहों से अशर को घूर रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था वो खुद जाकर उसका गला दबाकर मार डालें, लेकिन जब्त किए खड़े रहे। वजदान ने एक संजीदा नज़र पूरी पंचायत पर डाली और गला खंकार कर बात शुरू की। आप सब जानते हैं कि आज की पंचायत का फैसला हमारे ख़ानदान के लिए कितना अहम है, क्योंकि हमारे मुस्तफ़ा का खून सस्ता नहीं था। पूरे गांव ने देखा था अशर बेग को मुस्तफ़ा शाह को धमकी देते हुए, और इस बात के मेरे पास चश्मदीद गवाह मौजूद हैं। जिस तरीके से मुस्तफ़ा शाह को कत्ल किया गया और आर्यान शाह को ज़ख्मी किया गया और जानबूझकर ये सब किया गया। अगर ये गलती से होता तो हम शायद माफ़ कर देते, लेकिन सामने से धमकी देकर फिर जानबूझकर कत्ल करना, इस चीज़ के लिए मेरी डिक्शनरी में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। अशर बेग ने जिस तरीके से मुस्तफ़ा शाह को चौराहे पर कत्ल किया, ऐसे ही इसको भी कत्ल किया जाएगा, यानी ऐसे ही बीच चौराहे पर 2 फायर किए जाएंगे। वो बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में बोल रहा था। आप एक दफ़ा लाला की बात तो सुने, आप ऐसे कैसे अपना फ़ैसला दे सकते हैं? हमजा तड़प कर बोला था और वजदान की बात की नफ़ी की। पूरा गांव जानता था वजदान अपने फैसले का कितना पक्का है और उसकी बात के बीच में बोलना एक गुनाह समझा जाता था। पंचायत में मौजूद लोगों ने परेशानी से हमजा और वजदान को देखा। हमजा की बात सुन वजदान ने जब से जबड़े भींचे। मेरा फैसला अटल होता है हमजा बेग, मैं नहीं चाहता तुम बेकसूर मारे जाओ, इसलिए खामोशी से खड़े रहो। ये ना हो कि तुम्हारे लिए भी कोई भारी सज़ा तजवीज़ कर दी जाए। और एक बात और, जो मेरा फैसला नहीं मानता वो जान से जाता है, इसलिए हमजा बेग खामोशी से खड़े रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन सर आप मेरी बात तो सुने, अदा को एक दफ़ा तो बोलने का मौका दें, हमजा ने बेबसी से कहा। वजदान ने खूंखार निगाहों से उसकी जानिब देखा तो वो खामोश हो गया। चाहे वो शहर में रहता था लेकिन यहाँ के असूलों से बखूबी वाकिफ़ था, इसलिए एकदम चुपका हुआ था। इकबाल साहब, हमारा फ़ैसला यही है कि आपके पोते को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वजदान ने इकबाल साहब की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन सरदार, हम कुछ और रास्ता भी तो निकाल सकते हैं। जो कीमत आप बोलेंगे हम वो अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तहम्मुल से अपना पहलू रखा था सामने। उनकी बात सुनकर सबने जब्त से मुट्ठियां भींची और मुस्तजाब गुस्से से चिल्लाया, हमारे लाला का खून इतना सस्ता नहीं था इकबाल अंकल कि आप लोग उसकी कीमत लगा दें। जिस अजियत से मेरे लाला का कत्ल हुआ है ना, उसी अजियत से आपके पोते को भी मारा जाएगा। सगीर शाह ने उसको हाथ के इशारे से खामोश करवाया और खुद बोले, अगर बीच का रास्ता निकालना है तो हम तुम्हारे पोते को छोड़ देंगे। सबने हैरत से उनकी जानिब देखा। मुस्तजाब कुछ बोलता उससे पहले बुराक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया। वजदान का चेहरा उनकी जानिब नहीं था। लेकिन तुम्हारे पोते के बदले हमें तुम्हारी पोती मुशाइम बेग वन्नी में चाहिए। उन्होंने कड़ा वार किया था। सब जानते थे वो लड़की बेग खानदान के लिए क्या हैसियत रखती है।
वजदान ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। मुस्तजाब और बुराक ने भी जब्त से मुठ्ठियां भींची। सामने सारे एक साथ उठ खड़े हुए और हमजा सारे लिहाज बालाए ताक रखकर एकदम हलक के बल चीखा, समझ क्या रखा है सबने हमको? सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ ये बोल रहे हैं कि कत्ल किया जाए, यहाँ ये बोल रहे हैं कि मुशाइम यानी मेरी बहन मुशाइम बेग को वन्नी कर दिया जाए। समझ के क्या रखा है सबने? जो ये बोलते जाएंगे लोग और हम जैसे पागल है ना, इनकी हर बात मानते चले जाएंगे। हमजा खामोश हो जाओ तुम, वजदान एकदम गुस्से से बोला। क्या खामोश हो जाऊं सर, आप खुद बताएं। अदा से कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, सब सिर्फ अपना अपना फैसला सुनाए जा रहे हैं। और अब आपके दादा ये बोल रहे हैं कि मेरी बहन को वन्नी कर दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? वो उसके मदे मुकाबिल आकर बेबसी से बोला। अशर की आंखों में नमी तैरने लगी थी। तो तुम बताओ, वो कहाँ का इंसाफ था जब हमारे भाई को सरेआम कत्ल कर दिया गया? बोलो। सर मैं मानता हूँ मुस्तफ़ा लाला का कत्ल इतना सस्ता नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा अदा की बात तो सुने। वजदान अभी कुछ बोलता उससे पहले सगीर शाह उठ खड़े हुए। बोले, हमारी तरफ से यही फैसला है कि हमें वन्नी के तौर पर इकबाल की पोती चाहिए, जिसका निकाह मेरे बड़े पोते वजदान से होगा। तुम सबके पास रात तक का सोचने का वक्त है, जो भी फैसला हो बता देना, पोता या पोती। वो बोलकर रुके नहीं थे, बेग खानदान पर आसमान गिराकर चले गए थे। वजदान ने जब्त से सगीर शाह की पुश्त को देखा और स्पाट अंदाज में बोला, पंचायत बर्खास्त की जाती है। हाँ तुम परेशान ना हो, मैं सब देख लूँगा, बस वो फाइल मुझे मेल कर दो। हाँ मैंने वो वाली फाइल रीड कर ली थी। वो कमरे में दाखिल होते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, ध्यान पूरा मोबाइल पर ही था। हफ्सा जो बेचैनी से कमरे में टहल रही थी, उसको कमरे में देख अपनी जगह जम सी गई। सफ़ेद शलवार कमीज़ और ब्लैक मर्दाना शॉल, वो एक वजी मर्द था। वो खूबसूरत था, इतना दिलकश था कि उसको एक दफ़ा देखने वाला मुड़कर ज़रूर देखता था। वो यकटुक उसी की जानिब देख रही थी। उसकी बात करते नज़र हफ्सा की जानिब उठी तो उसको अपनी जानिब बगौर देखते एक आईब्रो उचकाई थी उसने। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मुख्तसर बात करके उसने उसकी जानिब देखा। क्या देख रही हो? ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हो। वो 3 दिन बाद थोड़ा सा बोला था अपनी टोन में। वो एकदम होश में आई। उसकी आवाज़ से एक तिलिस्म टूटा था। नहीं, वो हाँ तुम्हारी बात खत्म होने का इंतज़ार कर रही थी। पहले एकदम अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो थोड़ा सा घबराई, लेकिन फिर खुद को कंपोज करके बोली, अच्छा जी, मैं समझा मुझे देख रही हो। खुशफहमी है जनाब की, वो तड़ाक करके बोली। अच्छा बोलो, क्या बात करनी है? वो वापस संजीदा होते बोला और शॉल निकालकर सोफे पर रखी अपनी और वहीं पाँव पर पाँव रख कर बैठ गया। वो मुझे ये पूछना है कि पंचायत ने क्या फ़ैसला लिया, फैसला किसके हक में किया गया? वो भी संजीदा होकर बिना बात घुमाए सीधे अंदाज में बोली, तुम्हें क्या लगता है? वो स्पाट अंदाज में बोला, चेहरा हर एहसास से आरी था। वह जी चेहरे पर नकूश तने हुए थे। मेरे साथ ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछ रही हूँ वो बताओ। उसने एक दाँत तलब आईब्रो उठाई। अच्छा, तो यानी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे यानी बुराक शाह से इस लहजे में बात करोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा? वाइफी, भूल है आपकी। अगर इज्जत से पूछोगी तो इज्जत से जवाब मिलेगा। वैसे ही मेरा मीटर शॉर्ट है, इसलिए तमीज़ में रहकर बात करो, यही तुम्हारे और मेरे दोनों के हक में बेहतर होगा। हफ्सा ने जब्त से मुठ्ठियां भींची और खूनकार निगाहों से उसको घूरा और कदरे चबा चबा कर बोली, जनाबे अली, आपसे गुजारिश ये है कि आप मुझे प्लीज़ पंचायत में जो फैसला हुआ है वो बता देंगे। ऐन नवाजिश होगी, फ़कत आपकी ज़बरदस्ती की बीवी। वो राग के होंठ मुस्कुराहट में ढले। उसके इस अंदाज पर बीवी, वो भी ज़बरदस्ती की। इस बार उसने कहकहा लगाया, लेकिन आज उस कहकहे में वो गूंज नहीं थी, वो चहकार नहीं थी जो पहले होती थी। वो हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी में भी उदासी थी जो उसने पहले दिन महसूस की थी। आज उसका कहकहा थोड़ा नम था। हफ्सा को बुरा लगा था, उसको एकदम उस पर रहम आया। वो उसके बराबर में बैठी, वो अभी भी हंस रहा था। पीछे सोफे पर सर गिराए, आंख के कोने से आंसू भी निकल रहे थे। हफ्सा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दाना लहजे में बोली, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है मुस्तफ़ा लाला बहुत खास थे, उनकी तो बात ही निराली थी। लेकिन खुद को मजबूत बनाओ बुराक, अगर ऐसे ही खुद को कमज़ोर जाहिर करोगे तो ये दुनिया कहीं का नहीं छोड़ेगी तुम्हें। बुराक ने उसके लम्स को अपने कंधे पर महसूस किया तो सुकून से आंखें मूंदी, नम लहजे में बोला, लाला बहुत याद आ रहे हैं, बहुत दिल चाह रहा है उनको अपने सीने में भींच लूं। दिल फट रहा है मेरा। तुम नहीं जानती वो कौन थे, क्या थे हमारे लिए। वो मुस्तजाब को अपने बच्चों की तरह रखते थे। सहर तो उनकी बेटी थी, मेरे फेवरेट लाला और वजदान लाला के जिगर।
वो उठा और उसकी आंखों में देखा जहां आंसू थे, जहां एक हमदर्दी थी। उसकी खुद की आंखें भी नम हो रही थी। वजदान लाला अभी तक नहीं रोए। मैं जानता हूँ जिस दिन उनके कातिल को सजा मिलेगी मेरे लाला टूट जाएंगे। इस घर में वजदान लाला को अगर कोई अजीज था ना, वो मुस्तफ़ा लाला थे। हफ्सा, मुस्तफ़ा लाला इस घर की रीढ़ की हड्डी थे जो टूट गए, जिससे पूरा खानदान टूट गया। वो इस घर की वो लकड़ी थे जिससे सब कुछ जुड़ा होता है। यार वो ख़त्म हो गया, हम भी ख़त्म हो जाएंगे। उसका लहजा बहुत उदास था, लेकिन उनको ख़त्म करने वाले को ख़त्म करके मेरे लाला के कातिल को सज़ा देकर ही हम ख़त्म होंगे। उससे पहले इस ख़ानदान का कोई नहीं, उससे पहले इस ख़ानदान को कोई नहीं तोड़ सकता। उस अशर बेग को दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बचा सकता। आंखों में जहान का दर्द था, आंखों में जहाँ दर्द था वहाँ नफरत ही नफरत थी। तो क्या अदा को भी गोली मारी जाएगी? हफ्सा के मुंह से बेसाख्ता फिसला। उसका एक वक्त गुजरा था उन सब के साथ। वो इतना अशर बेग को जानती नहीं थी, लेकिन 2-3 बार मिली थी। मुशाइम से उसका जिक्र सुना था, और जिस अंदाज में मुशाइम उसका जिक्र करती थी उसके दिल को कुछ हुआ था, उसके दिल को कुछ हुआ था। हाँ, उस अशर बेग को भी ऐसे ही कत्ल किया जाएगा। लेकिन दादाजी ने फैसला दिया है, वो समझ नहीं आ रहा। वो यकदम परेशानी से बोला, कैसा फैसला? वो पूछे बिना ना रह पाई। वन्नी का, उसने स्पार्ट अंदाज में कहा। व्हाट? वो एकदम शौक से बोली थी। मगर वन्नी कैसे हो सकता है? उनकी तो कोई बहन ही नहीं है। वो हैरान हुई थी उसकी बात सुनकर। क्यों, तुम्हारी मुशाइम आपो, वो कौन है उनकी? वो तो कज़न है, वो फ़ौरन बोली। लेकिन उस ख़ानदान की इकलौती पोती भी हैं वो लड़की जान है ना उस ख़ानदान की। सब जानते हैं कि उस ख़ानदान की जान बसती है उस लड़की में। वैसे भी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दादा का फ़ैसला किसी हद तक बुरा भी नहीं है, एक तरह से ठीक है। वो पल पल उसको अजियत में देखकर रोज़ मरेंगे, और अच्छा है एक दफ़ा की मौत में वो अजियत नहीं जो रोज़ मौत देने में है। वो शफ़ाकियत से बोला। शफ़ाकियत तो पूरे शाह ख़ानदान का खासा थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सारी हमदर्दी एक सेकंड में हवा हुई थी। वो एकदम उससे दूर खड़ी हुई और बिना लिहाज के चीखी, एक बात याद रखना, मुशाइम बेग सच्चाई का दूसरा नाम है। सच तो वो पता लगा कर दम लेगी। शायद तुम भूल रहे हो, एक दुनिया उसके नाम और काम से वाकिफ़ है। अगर वो वन्नी के लिए राज़ी हो गई तो याद रखना बुर्राक शाह अदा बेकसूर होंगे, और वो असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए हाँ बोल देगी। वो मुशाइम बेग है, कोई आम और दब्बू लड़की नहीं जो जुल्म बर्दाश्त करेगी। वो तो किसी और पर जुल्म होता नहीं देख सकती, तो अपने आप पर होता कैसे देखेगी और बर्दाश्त करेगी? भूल है मिस्टर बुराक तुम्हारी कि मेरी बहन मुशाइम बेग रोज़ अजियत झेलेगी। याद रखना, वो मुशाइम है, एक ऐसी चट्टान जिसको हिलाना भी नामुमकिन है। उनकी बगैर इजाज़त के कोई छू भी नहीं सकता उनको। तुम नहीं जानते वो क्या चीज़ है। उनकी जानिब कोई गलत हाथ बढ़ाए ना, वो उसका हाथ झटकती नहीं बल्कि तोड़ देती है। और मैं तो खुश हूँ ये जानकर कि वो ये केस देखेगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये अदा और मुस्तफ़ा लाला दोनों को इंसाफ दिलाएगी। वो भी उसकी सारी बात सुन उसके सामने खड़ा हुआ। तो याद रखना, वो भी वजदान शाह है और हम भी शाह हैं। देखते हैं कौन बचाता है तुम्हारी मुशाइम बेग को और उस अशर बेग को। दोनों को अगर अजियत से नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना। वो बोलकर बाहर जाने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उससे बदमज़गी करता। एक बात सुनते जाओ, वो उसकी आवाज़ पर रुका। अपना नाम सोच लेना नया, क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा उन पर भरोसा है। वो कभी गलत का साथ नहीं देती। और याद रखना, अगर वो वन्नी होती है ना, तो मुस्तफ़ा लाला को इंसाफ और उनके असल कातिल को सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो उसकी बात पर तमस्कर से हंसा। सोचने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है ये। सोचो, वैसे भी सोचों पर कोई टैक्स नहीं लगता। वो बोलकर बाहर की जानिब चला गया। उसके निकलते ही वो असल मायने में परेशान हुई थी मुशाइम को लेकर। वो सब बेग हवेली के लाउंज में सर पकड़कर बैठे हुए थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि पंचायत की जानिब से ये फैसला आएगा। मुशाइम सबको बगौर देख रही थी। उसकी संजीदा आंखें हर एक का चेहरा तक रही थी। अशर की आंखें नदामत से ज़मीन से उठ नहीं रही थी। हमजा का पारा सवा नेज़े पर पहुंचा हुआ था, और इकबाल साहब बहुत परेशान थे। एक तरफ उनका पोता था जो उनको बहुत अजीज़ था, उस ख़ानदान का वारिस था, लेकिन जब अपनी पोती की जानिब देखते तो दिल लरस जाता। मुशाइम की आंखें अशर की ही जानिब थी। वो उसी को ही देख रही थी। वो महसूस कर रही थी अशर परेशान है, तकलीफ़ में है, उसके चेहरे पर नदामत है, लेकिन वो सच नहीं खोज पा रही थी। अशर ने एकदम सर नफ़ी में हिलाया था और उठ खड़ा हुआ। मैंने फ़ैसला कर लिया है, वो मज़बूत लहजे में बोला। उसके बोलते ही सबकी निगाहें उसकी जानिब उठी थी। मैं अपनी मिशी को कुर्बान नहीं करूँगा।
मैं तैयार हूँ दादा कत्ल होने के लिए। उसकी बात सुनते ही लाउंज में बैठे सारे नफूस एक साथ उठ खड़े हुए, सिवाय मिशी के और हमजा के। ये कैसी बात कर रहे हैं आप अशर? उसकी बीवी एकदम रोते हुए बोली, मेरा नहीं तो अपने इस छोटे से बेटे के बारे में सोच ले, जो चंद महीने का है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपने साथ? अपने साथ साथ हम पर भी जुल्म कर रहे हैं आप। तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी मिशी को मरने के लिए छोड़ दूं? वो एकदम बेबसी से बोला। मुशाइम अभी भी संजीदगी से उसकी ही जानिब देख रही थी। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, बाल पोनी टेल में मुकीद, चेहरा बिल्कुल संजीदा था। वो बगौर सबको देख और सुन रही थी। ये मेरा आखिरी फैसला है दादा, आप पंचायत तक ये बात पहुंचा दें, वो अटल लहजे में बोला। हमजा ने दुख से उसकी जानिब देखा। नहीं, नहीं करने दूंगी मैं आपको ये सब। मेरी बात को समझने की कोशिश तो करें। मुशाइम, तुम ही समझाओ ना अपने अदा को। जब उसने देखा कि अशर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसने मुशाइम को मुखातिब किया। ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं? अगर ये फैसला पंचायत में पहुंच गया तो हम इनको खो देंगे। मुशाइम, कुछ तो बोलो। वो अब भी हनूस खामोश थी। सब मिसेज अशर यानी महविश को ही देख रहे थे। वो रोते रोते मुशाइम के कदमों में बैठी। मुशाइम प्लीज़, मेरे लिए नहीं तो अपने भतीजे के लिए मान जाओ। क्या तुम जी पाओगी इस दुख के साथ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अदा इस दुनिया से चले गए? मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, प्लीज़। उनको अपने कदमों में बैठते देख उसने सूरत से उनको उठाया और अपने बराबर में बिठाया। आप परेशान ना हो, मेरे अदा को कुछ नहीं होगा। मेरा भतीजा बिना बाप के ज़िंदगी नहीं गुजारेगा। आप परेशान नहीं हो, अभी ज़िंदा हूँ मैं। और भाभी, अगर भाई ने ये हरकत की तो सज़ा उन्हें लाजमी मिलेगी। अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार रखिएगा। और मुझे दुख भी नहीं होगा, क्योंकि मुजरिम को सज़ा बहरहाल मिलनी चाहिए। जितने अजीज़ हमें ये हैं, उतना ही अजीज़ मुझे मुस्तफ़ा भी था। इसलिए मैं इंसाफ से काम लेना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी बात करनी है अकेले में अदा से। प्लीज़ आप हमें अकेला छोड़ दें।